यूट्यूब चैनल वर्ड्स नेविगेशन में रमन शाह आपको खुशामदीद कहती है। आज मैं आपको बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बताऊंगी। बहरे ओकियानूस के मगरिब और अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के जनूब मशरिक में एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। इस हिस्से को तकोन की सूरत में देखा जाता है और कहा जाता है कि ये शैतानी समुद्री हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर इसरार अजीब व गरीब वाक़यात जन्म ले चुके हैं जिनका अभी तक कोई हल नहीं निकाल सका। लाख टेक्नोलॉजी के बावजूद दुनिया भर के साइंसदान इस पर अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं, मगर कोई इसकी वाज़ेह दलील आज तक नहीं दे सका जिससे ये समझा जा सके आखिर इस समुद्री हिस्से की गहराइयों में ऐसा क्या राज पोशीदा है कि यहाँ से गुजरने वाले कई समुद्री जहाज़ और बहरी जहाज़ लापता हो गए हैं और आज तक इनका कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके अलावा बैरुल काहिल से 100 किलोमीटर दूर के इर्द गिर्द के जजीरों पर एक और समुद्री हिस्सा जो कि इसी तर्ज पर पुरअसरार और नाकाबिले फहम सरगर्मियों का मालिक है, इसे ड्रैगन सी या शैतानी समंदर कहा जाता है। इसे बरमूदा ट्रायंगल और ड्रैगन सी की हकीकत आखिर क्या है, इसको समझने के लिए मैं इसका साइंसी और मजहबी दोनों बुनियादों पर जायजा लूंगी। सबसे पहले बढ़ते हैं बरमूदा ट्रायंगल की तरफ। ये इलाका मगरिब की जानिब खलीज मेक्सिको से जनूब में जजीरा लोवर्ड और फिर शुमाल से बरमूदा तक 300 जज़ायर पर मुश्तमिल इलाका है, जिसकी आबादी 6500 अफराद पर मुश्तमिल है और ज़्यादातर जज़ायर गैर आबाद हैं, यानी 65 में से सिर्फ 20 जजीरों पर इंसान बसते हैं। पिछले 400 सालों से लोगों ने कोशिश की कि वो वहाँ जाकर आबाद हों, मगर माजी में यहाँ पर नाकाबिले यकीन वाक़यात ले चुके हैं, लिहाजा कोई भी यहाँ आने के लिए तैयार ना हुआ। इसके अलावा वो तमाम साइंसी यकीन दहानियों के बावजूद तमाम बहरी जहाज़ इस इलाके से दूर रहकर ही सफ़र करते हैं। हवाई जहाज़ में मौजूद मुसाफिरों को जहाज़ का अमला बताता ही नहीं है कि वो बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरेंगे और रोज़ाना के मामूल की तरह ये हवाई जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से बखैर आफियत गुजर जाते हैं। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले लिखी गई दस्तावेज़ात 11 अक्टूबर 1992 को क्रिस्टोफर कोलंबस की लिखी गई किताब में मिलती है। इनके मुताबिक इन्होंने और इनके साथियों ने एक समंदरी सफ़र के दौरान एक मखसूस समंदरी हिस्से पर ऊपर नीचे होते रोशनियां देखी, समंदर में आग की लपेटें भी देखी। इसके अलावा इनका कंपस भी ठीक से सिमत नहीं बता रहा था, यानी कंपस ने काम करना छोड़ दिया था। यहाँ कुछ अजीब तरह की मैग्नेटिक वेव्स मौजूद थी और यहाँ पर गैर मामूली हरकत भी इस समुद्री हिस्से में देखी गई। बरमूदा ट्रायंगल से जुड़े हादसात का पहला वाक़या 18वीं सदी में पेश आया, जब 1813 में अमेरिका के तीसरे नायब सदर एरोन बर्ट की बेटी एडोसिया इस बरमूदा ट्रायंगल में कहीं गायब हो गई। जब वो अपने वालिद से मुलाकात करने उस वक्त की मशहूर कश्ती पैट्रियट में सवार होकर न्यूयॉर्क जा रही थी। इस कश्ती का कप्तान दुनिया का बेहतरीन कप्तान माना जाता था, जबकि इस वाक़े के बाद अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने तमाम वसाइल इस्तेमाल किए कि किसी तरह अपनी बेटी को ढूंढ सकें, मगर इसका कोई सुराग कभी ना मिल सका। दोस्तों, इस वाक़े से एक साल बाद 1814 में अमरीकी बहरी जहाज़ भी इस बरमूदा ट्रायंगल में कहीं जाकर गायब हो गया। इस जहाज़ का कप्तान भी बहुत मशहूर और माहिर कप्तान माना जाता था और यूँ इसके बाद दिगरे कई जहाज़ों के गायब होने का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा हैरान कुन वाक़या तब पेश आया जब एक जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के पानी पर इस तरह से तैरता हुआ मिला जिसके तमाम मुसाफिर और कप्तान गायब थे और खाने की मेज़ पर खाना इस तरह मौजूद था कि जैसे सब लोग खाना खाते हुए उठकर कहीं चले गए हों और किसी हादसे का कोई नामो निशान मौजूद ना था। इस तरह एक और वाक़या पेश आया जब एसएस टेल नामी समुद्री जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के करीब बगैर मुसाफिर और अमले के तैरता हुआ मिला। बज़ाहिर तो ऐसे पहले बहुत हो चुका था, मगर सबको हैरत का झटका इस वक्त लगा जब पता चला कि एक अरसे तक इस जहाज़ को रिकॉर्ड के अंदर गर्क देखा जाता रहा है, मगर सालों गुजरने के बाद भी ये जहाज़ सही सलामत तैरता हुआ मिल रहा था और वो भी मुसाफिर और अमले के बगैर तैर रहा था, जबकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये जहाज़ बहुत पहले डूब गया था। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, ये डूबा हुआ जहाज़ समंदर पर तैरता हुआ दोबारा कैसे आया। 1850 से लेकर अब तक बरमूदा ट्रायंगल में तकरीबन 50 बहरी जहाज़ गायब हो चुके हैं, मगर इसके बाद 1945 में यहाँ से फ़िज़ाई त्यारे भी गायब होना शुरू हो गए। ये वाक़या तब पेश आया जब फ्लोरिडा से 10 त्यारे तरबियती प्रवास के लिए रवाना हुए, जबकि वापसी पर 2 त्यारे गायब हो गए और इस तरह मज़ीद 5 त्यारे इसी साल फिर गायब हो गए। इन त्यारों को ढूंढने के लिए जो फ़िज़ाई त्यारा भेजा गया वो भी कहीं गायब हो गया और कभी कोई नामो निशान न मिल सका। अमरीकी बहरी नक्शों में बरमूदा ट्रायंगल का कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है। कई साइंसदान भी बरमूदा ट्रायंगल की गैर मामूली सरगर्मियों का इनकार करते हैं। इनके मुताबिक तमाम जहाज़ों के डूबने की वजह वही है जो आमतौर पर दूसरे समंदरों में हुआ करती है, जबकि दूसरी तरफ कई साइंसदान इसकी वजह गैर मामूली मकनातीसी शुआओं की मौजूदगी को कहते हैं, जिसकी बदौलत कुतुब-नुमा या कंपस काम करना छोड़ देते हैं और यूँ हादसात जन्म लेते हैं। एक और नज़रिए के मुताबिक इस इलाके में जन्म लेने वाले गैर मामूली ज़लज़ले बड़ी बड़ी लहरों को जन्म देते हैं, जो कि जहाज़ों को अपनी तरफ खींचकर डुबा देती हैं। इन्हें समुद्री झटकों की बदौलत फ़िज़ाई पायलट जहाज़ों का कंट्रोल खो देते हैं और समंदर में जा गिरते हैं।
दोस्तों, एक और पुरअसरार हिस्से यानी डेविल सी यानी ड्रैगन ट्रायंगल की तरफ आते हैं। तारीख में मंगोल हुक्मरान किबलाई ख़ानदान का भी जिक्र मौजूद है, जिसने 2 बार 13वीं सदी में जापान पर कब्जे के लिए कोशिश की, मगर हमले के लिए आते हुए इसके जहाज़ पानी में डूबकर कहीं गर्क हो गए। और हैरत की बात यह है कि इन जहाज़ों पर 40,000 अफवाज मौजूद थी और इसका बाद में कभी कोई सुराग न मिल सका। और ये वही डेविल सी का इलाका था जो कि बैरुल काहिल में टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर मियाक जजीरे के पास वाक़ है। जबकि इस इलाके की पुरअसरारियत को रद्द करते हुए कुछ साइंसदान कहते हैं कि यहाँ कोई बड़ा जहाज़ गर्क नहीं हुआ, बल्कि छोटी छोटी कश्तियाँ मैग्नेटिक वेव्स यानी मकनातीसी लहरों की वजह से अक्सर डूब जाती हैं। मगर ये बहस सदियों से चलती आ रही है, कोई भी साइंसदान कभी भी एक नुक्ते पर एग्री नहीं हुए। बहरी ओकेनूस के बरमूदा ट्रायंगल और बैरुल काहिल के ड्रैगन ट्रायंगल के दरमियान यकीनन कोई नाकाबिले फ़हम ताल्लुक मौजूद है जो कि शैतानी है, क्योंकि वहाँ जहाज़ों के कंपस काम करना छोड़ देते हैं, जबकि डूबे हुए जहाज़ों का दोबारा तैरते हुए मिलना, इसकी भी वाज़िह तरीन वजाहत किसी के पास मौजूद नहीं है। और तमाम साइंसदान हर तरह की टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद दोनों समंदरी हिस्सों के राज को जानने से कासिर हैं। लिहाजा इन समंदरी हिस्सों को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम कुरान और हदीस की रोशनी में इसका हवाला तलाश करें तो सबसे पहले हज़रत तमीम दारी की रवायत कुर्दा हदीस को मद्देनज़र रखना होगा। हज़रत तमीम दारी पहले असाइयत मज़हब के पैरोकार थे, मगर बाद में इन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके पीछे बहुत अहम वाक़या था जो कि यकीनन इन शैतानी समंदरी हिस्सों से ताल्लुक़ रखता था। इस रवायत के मुताबिक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और फरमाया, तमीम दारी ने मुझे ऐसा वाक़या बयान किया है जो मैं तुम्हें दज्जाल से मुतल्लिक बयान किया करता था। इन्होंने मुझे बताया वो लहम और जज़ाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफ़र पर बहरी जहाज़ में रवाना हुआ, मगर उनका जहाज़ समंदरी लहरों का शिकार होकर महीना भर इधर उधर घूमता रहा, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए और इस वक्त सूरज गरूब होने का वक्त था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए तो इन्हें वहाँ एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इसकी जिसामत देखना भी मुश्किल था। तमीम दारी ने इस जानवर से कहा, तेरा सत्यानाश हो, आखिर तू क्या चीज़ है? इस जानवर ने जवाब दिया, मैं जसासा हूँ। तमीम दारी ने पूछा, जसासा क्या चीज़ है? इस जानवर ने जवाब दिया, ए लोगों, खानका में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतज़ार कर रहा है। तमीम दारी को खौफ हुआ कि ये जानवर कहीं शैतान ना हो और कोई नुकसान ना पहुंचा दे, लिहाजा वो तेज़ी से चले और खानका में दाखिल हो गए, जहां इन्होंने भारी भरकम कद काठ का एक आदमी देखा जिसको घुटनों से लेकर टखनों तक बांधा हुआ था। वो एक लोहे की जंजीर में कैद था जिसके ज़रिए उसके हाथों को गर्दन के साथ बांधा गया था। तमीम दारी ने उससे सवाल किया कि तू क्या चीज़ है? इस आदमी ने कहा, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। हज़रत तमीम दारी ने जवाब दिया, हम अरब से हैं, और अपने तमाम सफ़र की दास्तान सुनाई। इस शख्स ने कहा, मुझे बेसान के नखलिस्तान के बारे में बताओ। तमीम दारी ने कहा, उसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उस शख्स ने कहा, क्या इसके बाग के दरख्त पर फल आते हैं? तमीम दारी ने जवाब दिया, हाँ आते हैं। फिर उस शख्स ने जेला तबरिया के बारे में पूछा कि मुझे बताओ, क्या उसमें पानी मौजूद है? इन्होंने कहा, हाँ उसमें पानी मौजूद है। फिर उस शख्स ने कहा, क्या लोग उस पानी से अपने खेतों को सैराब करते हैं? और मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताओ। इन्होंने कहा, वो मक्का से निकलकर यसरब में आ गए हैं। फिर उस शख्स ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अरबों के साथ जंग की और वहाँ उनके साथ क्या क्या किया? फिर तमीम दारी ने इस शख्स को बताया और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों पर गालिब आ चुके हैं। फिर उस शख्स ने कहा, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं दज्जाल हूँ और मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। इस वाक़े से साबित होता है दज्जाल कई सदियों से पैदा हो चुका है और सिर्फ अपनी रिहाई का मुंतज़िर है, और वो गैर आबाद दुनिया में लोगों की पहुँच से दूर अलग थलग एक जजीरे में कैद है, और वो गैर मामूली ताकतों का मालिक है और उसके करिंदे उसको लम्हा ब लम्हा दुनिया के बारे में आगाह करते रहते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या सुनाने के बाद अपना सर 3 मरतबा ज़मीन पर मार कर कहा, या तैयबा या तैयबा या तैयबा, मैं तुमको यही बताया करता था कि जान लो, दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन में है, बल्कि मशरिक में है। यानी हदीस के अल्फाज के मुताबिक दज्जाल मशरिक में है। कई उलमा कराम इस हदीस मुबारका की रोशनी के बाद ये ख्याल करते हैं कि वो इलाका जिसमें दज्जाल को कैद किया गया है वो या तो बरमूदा ट्रायंगल या डेविल सी हो सकता है। एक और मजबूत मिस्री मौक़िफ़ ने अपनी किताब मुसल्लस बरमूदा में लिखी है। वो लिखते हैं, पहले दज्जाल बैरुल काहिल के एक बेहद बेआबाद जजीरों में कैद था और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उनकी वसाल के बाद इसकी बेड़ियाँ टूट गईं,
مگر تاحال اسے عروج کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر سے سمندری تکون یعنی برمودا ٹرائنگل تک ہے۔ برمودا ٹرائنگل تک صرف امریکن تہذیب موجود ہے اور یہی تہذیب پروان چڑھ کر دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مبارک حدیث میں بیان کیا ہے کہ اگر دجال کا ظہور میری عدم موجودگی میں ہو تو تم میں سے جو شخص بھی اس کا سامنا کرے وہ اس پہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے تاکہ اللہ تم کو اس کے فتنے سے بچا دے۔ ریمل شاہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے ادارے کی طرف سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاست اور تمدن تمام مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔